जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली ERNA में। बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम लोग आज की न्यूज कवर अप करने वाले हैं गाइस, द इंडियन एक्सप्रेस की। शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट आर्टिकल के साथ। लेकिन गाइस उसके पहले आज के न्यूज़पेपर की एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे आर्टिकल्स ना आपको कतर के ऊपर मिलेंगे। आपको तो पता ही है कतर एंड इंडिया में जो इशू चल रहा है। कल की न्यूज़ में मैंने आपको, कल के आर्टिकल में मैंने आपको कवर अप किया था और एक्सप्लेन भी किया था कि 9 एक्स इंडियन नेवी मैन जो है उनको कतर सरकार ने फांसी की सजा सुनाई है, राइट। एंड उसी से रिलेटेड कतर के बारे में, कतर का जियो पॉलिटिकल पोजिशन क्या है, कतर एंड इंडिया का रिलेशन कितना है, क्या है, किस तरह से डिपेंडेंसी है, क्या है नहीं, ये सारी चीजें आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने मिलेगी कतर से रिलेटेड। तो यही पे मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहती हूँ कतर के बारे में। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना। सबसे पहले तो आपको बताना है कि कतर की राजधानी यानी कि कतर का कैपिटल क्या है। ओके, इजी है ना क्वेश्चन। और दूसरा आपको बताना है मनी भाई, यानी कि कतर की करेंसी क्या है। जैसे इंडिया की है रुपी, यूएस की है डॉलर, वैसे कतर की करेंसी क्या है। सो कैपिटल एंड करेंसी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल के साथ। यहाँ पे जो मालदीव्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मालदीव से इंडियन ट्रूप्स को हटाने की बात हो रही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इंडियन ट्रूप्स मालदीव में क्यों है और ऐसी चीजें अभी क्यों हो रही है। आपको बता दूं कि मालदीव्स में हुए थे इलेक्शंस और इस इलेक्शन में जो न्यू प्रेसिडेंट है वो चुन के आए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मुजू। ओके, एंड उनका ये कहना है कि वो इंडियन ट्रूप्स जो मालदीव में अभी है उसको हटाएंगे। एंड यही उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी ये एक, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी पार्ट था कि इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से हटाया जाएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे घूम फिर के यही आ जाता है कि मालदीव में इंडियन ट्रूप्स आखिर कर क्या रहा था। तो थोड़ा सा पीछे चलते और देखते इंडिया मालदीव के रिलेशन के बारे में। इंडिया एंड मालदीव का रिलेशन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। किस टाइम पे? ड्यूरिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली। ओके, सो वो एक न्यूट्रल थे, इंडिया और चाइना दोनों के बारे में न्यूट्रल थे एंड इंडिया के साथ, इसीलिए मालदीव्स के रिलेशन काफ़ी अच्छा। और अभी जो प्रेसिडेंट वहाँ पे चुन के आए हैं, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजू, वो चाइना प्रो है, वो डायरेक्टली एंटी इंडियन है एंड वो चाइना से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि उनको पता है कि चाइना से अगर वो इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। और आपको तो पता ही है चाइना जो है वो मौके ढूंढता ही रहता है। मालदीव जो कि एक आइलैंड कंट्री है, किस में सिचुएटेड है आपको पता है? इंडियन ओशियन में ही मालदीव्स है। फाइन। सो स्ट्रैटेजिकली मालदीव्स भी चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी के हिसाब से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपको पता रहेगा कि इंडिया को सब साइड से सी वाटर वे से चाइना क्या कर रहा है, घेरते जा रहा है। जैसे आपको पता है श्रीलंका में भी चाइना का पोर्ट है, उनका नेवी बेस एंड ऑल सारी चीज़ें एक जगह पे, एक जगह श्रीलंका में उन्होंने रेंटेड भी लेके रखी है। उसी तरह से अब वो उनकी नज़र कहाँ पे है? मालदीव्स में है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स में क्यों थे, तो उसके पीछे दो रीजंस थे। सबसे पहले तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, राइट, कि वहां पे क्या बनाया जाएगा? डॉकयार्ड बनाया जाएगा, इसीलिए इंडियन मिलिट्री जो है वहां पे प्रेजेंट है। ये रीजन था वहां पे प्रेजेंस का। लेकिन जो आपको तो पता है क्रिटिक्स रहते ही है एंड हर चीज में क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है। सो क्रिटिक्स इस एग्रीमेंट के बारे में ये बोलते हैं कि जो मिलिट्री पर्सनल है उनका रोल जो है, एक सस्पिशन और एक रूमर भी फैलाया जा रहा है कि एट द एंड इंडियन ट्रूप्स जो है वो मालदीव में प्रेजेंट क्यों है। वहां की जो जनता है उनके मन में भी ये सवाल है कि भाई क्यों, थोड़े से वो भी अनकंफर्टेबल है इस चीज से, ऐसा देखने को मिलता है। सो इंडियन ट्रूप जो है ये यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग 2 हेलीकॉप्टर्स डोनेटेड बाय इंडिया। इंडिया ने ही जो 2 हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं वहां पे, उसको वो ऑपरेट करते हैं और उसी के साथ साथ रेस्क्यू करते हैं लोगों को जो नेचुरल कैलामिटीज, एक्चुअली सी कैलामिटीज जो फेस करते हैं, वहां से लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं। आपको ये बात मैं बता दूं कि इनसे पहले देखो, प्रेसिडेंट मुजू से पहले कौन थे? मैंने यहीं पे आपको बताया, प्रेसिडेंट सोली, राइट, ये थे प्रो इंडियन। फाइन, प्रेसिडेंट सोली प्रो इंडियन थे। लेकिन इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे ना, अब्दुल्ला यमीन, जो कि लीडर थे मालदीव्स के पीपल नेशनल कांग्रेस के। ओके, वो बहुत ज्यादा प्रो चाइना थे एंड उसी पार्टी से अभी के प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट होके आए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मुजू, राइट। तो आप देख सकते हो कि अब मालदीव्स के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा, राइट।
लेकिन वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो भी हो वो तो हमको आगे चल के पता चलेगा ही चलेगा। सो गाइज यही थी आज की हमारी फर्स्ट न्यूज। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो बात कर रहा है पीएम टू ले फाउंडेशन फॉर अमृत वाटिका। अब ये अमृत वाटिका क्या है? अमृत वाटिका एक मेमोरियल लॉन बनने वाला है नेक्स्ट टू इंडिया गेट। ओके, इंडिया गेट जो है उसके बाजू में एक मेमोरियल लॉन बनाने का आइडिया है। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर इसके लिए ईयरमार्क करके रखी गई है। एंड ये जो अमृत वाटिका है ये 4 से 6 महीने के बीच में 4 से 6 महीने तक विजिटर्स के लिए ओपन रहेगा। ये एग्जैक्टली नेताजी बोस स्टैचू जो लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ था उसके एडजेसेंट रहने वाला है। ये सारी चीजें हैं एंड ये मार्क करेगा 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को। लैंडमार्क, ये एक न्यूएस्ट लैंडमार्क जो सेलिब्रेट करेगा 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को। और ये कब होने वाला है? इसका जो फाउंडेशन है ये कब रखने वाले हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि कब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी। ओके, एंड उसी टाइम पे मेरा युवा भारत इनिशिएटिव भी लॉन्च होने वाला है जो 40 करोड़ यूथ पॉपुलेशन है ना इंडिया की, उसके ऊपर फोकस करेगा कि किस तरह से यूथ को डेवलप करे, किस तरह से उनको एक्सेस दे सारी की सारी चीजों का। फाइन। इसी के साथ साथ गाइज द गवर्नमेंट हैज अरेंज 20,000 अमृत कलश यात्री। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या है क्या नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे वो मैंने आपको बता दी। जो आपको ध्यान में रखना है वो स्टैचू ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राजपथ, ये भी शायद आपको पता रहेगा कि राजपथ जो है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, राइट। एंड उसका नाम अभी क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। ओके, राजपथ और कर्तव्य पथ सिंबल ऑफ स्लेवरी था, हैज बिकम अ मैटर ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रॉम टुडे हैज बीन इरेज्ड फॉरएवर। कि अब से राजपथ नहीं बोला जाएगा। राजपथ मींस किंग्स वे। वो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था, कॉलोनियल रूल था, इसीलिए वहां का नाम इस तरह से था, राजपथ है। लेकिन अब ये है कर्तव्य पथ। ओके गाइज, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो बात कर रहा है पैनल लाइक टू सीक रीड्राफ्ट ऑन प्रोविजंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अगर बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पहले का इंडियन पीनल कोड था ना IPC 1860, ठीक है, वो अब रिप्लेस करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय न्याय संहिता 2023। वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू प्रोविजंस टू डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, फाइन, उसको डिफाइन किया। एंड बोलना है पैनल का कि उसको बहुत ही वाइडर पेस पे डिस्क्राइब किया है कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी डाल दी गई है। Okay, so the term used must be clearly defined to avoid uncertainty. Section 109 of the proposed law defines organized crime to syndicate to include gang mafia. क्या क्या इंक्लूड करेगा? गैंग माफिया इंक्लूड करेगा, राइट। जैसे क्राइम रिंग इन्वॉल्व इन गैंग, क्रिमिनली रैकेटिंग एंड सिंडिकेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, और ये इतना ज्यादा वाइड इसका स्कोप है ना कि इसने बहुत सारी चीजें ले आई है अपने अंदर। एंड द प्रपोज प्रोविजंस आल्सो क्रिमिनलाइजेस होल्डिंग एनी प्रॉपर्टी। ये बस ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ क्रिमिनलाइज नहीं करेगा कि भाई गैंग है, माफिया, ये है, वो है, रैकेटिंग है, राइट। इन शॉर्ट ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम से यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हो, डिराइव करते हो, तो उसके ऊपर भी आपको जेल हो सकती है नॉट लेस देन 3 years एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब जीवन भर की सजा भी हो सकती है 3 साल के जेल से शुरू होते हुए। सो ये सारी चीजें हैं। लेकिन पैनल सीक्स टू रीड्राफ्ट ऑफ प्रोविजंस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लेकिन पैनल देखेगा इन सारी चीजों को और इसको रीड्राफ्ट भी करेगा। आप देख सकते हो पैनल फॉर्मर CBI स्पेशल डायरेक्टर परवीन सिन्हा, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया Pinky Anand, National Human Rights Commission Chairperson Justice Arun Mishra are among the experts who appeared before the panel. तो ये सारी चीजें है गाइज, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। कि इतना ही था इस आर्टिकल में, जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फाइन, तो चलो अब चले दोहा, दिल्ली टू दोहा। इस बारे में तो आपको मैंने कल भी बताया था, जो भी चीजें हो रही है इंडिया एंड कतर के बीच में, राइट। कि कतर के लोकल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, राइट, ऑफ सेंटेंसिंग 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स टू डेथ, ओके, 8 जन को।
सो इट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये तो हमको पता है कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये चैलेंज है कि किस तरह से हमारा इंडिया इस चीज़ को टैकल करता है, कैसे उनको बाहर निकलता है, क्या चीज़ें करने वाला है, नहीं करने वाला है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखने का है कि इंडिया एंड कतार के बीच में रिलेशंस कैसे। अब इंडिया एंड कतार के बीच में रिलेशंस तो ठीक ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि 50% ऑफ इंडिया का LNG गैस का जो सप्लाई है ना, जो इम्पोर्ट हम करते हैं ना, वो कतर से ही करते हैं। ये कतर से ही हम लेते हैं 50% ऑफ LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, राइट, जो क्रूड ऑयल से एंड पेट्रोलियम से हमें सस्ता मिलता है। ये हमारी एक डिपेंडेंसी है जो हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे इंडियंस जो कतर में काम कर रहे हैं वो भी, राइट, सो हमें ये भी देखना है कि वहां पे भी कौन सी चीजें किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह से चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यार गाइज, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो आजकल की कतर जो है वो इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स नेगोशिएशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा नेगोशिएट करने लग गया है। आपको मैं बताऊं कि दोहा इंटरवेंशन ने सिक्योर किया रिलीज को अमेरिकन हॉस्टेजेस फ्रॉम हमास। हमास और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो तो आपको पता ही होगा, राइट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हमारे पहले के हमारे DNA में, ओके। लेकिन हमास से कतर ने इंटरवेंशन करके नेगोशिएट करके 2 अमेरिकन हॉस्टेजेस को रिलीज करवाया अक्टूबर 20 को, राइट। ये बहुत बड़ी बात है। एंड इसी वजह से क्या हो रहा है ना कि कतर अब एक तरह से अमेरिकन अलाय भी बनते जा रहा है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत चीजें। तो दिल्ली टू दोहा किस तरह से चीजें टैकल होगी, क्या होगा, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या केयर होनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली इस चीज को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ दिनों में भी कि इन सब चीजों का क्या आउटकम होता है, राइट। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यूएस अलाई, ये तो मैंने आपको बताया कि कतर अब यूएस अलाई बन चुका है। क्यों? क्योंकि कतर ने क्या किया है, जो हॉस्टेजेस है यूएस के 2 हॉस्टेजेस है, जुदित एंड नटालिया रनन, उनको अक्टूबर 20 को क्या किया, फ्री करवाया, रिलीज करवाया हमास से, ओके। एंड नेगोशिएट कर रहा है काफी अच्छी तरीके से एट अ ग्लोबल लेवल, जो कतर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। अरब कंट्रीज में कतर एक अपनी अलग से जो जगह है वो क्रिएट कर रहा है गाइस। जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल शुरू हो गया, उस टाइम पे भी जो यूएस के लोग वहां पे थे, जो हॉस्टेजेस थे, उनको कतर ने नेगोशिएट करके छुड़वाया था। तो ये पावर है कतर की, राइट। सिर्फ हमास के साथ ही नहीं, तालिबान के साथ भी ये बहुत ही अच्छे से नेगोशिएट कर लेता है एंड सपोर्ट भी कर लेता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमास एंड कतर के बीच का जो रिलेशंस है वो काफी अच्छा है, आपने सुना रहेगा इन सारी चीजों को, राइट। सो यही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है कि मिडिल ईस्ट में जो कतर है वो किस तरह से उभर के अब आ रहा है, क्या चीजें है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में कतर एक इफेक्टिव मीडिएटर बन रहा है। उनको सिंपत्ति ज्यादा पैलेस्टीनियंस के लिए है कतर को, ये भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया है। अल जजीरा's coverage has been strongly critical of Israel's action, कि इसराइल के जो एक्शंस है, इसराइल जो चीजें कर रहा है उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहा है अल जजीरा, फाइन, एंड सिंपैथेटिक टू पैलेस्टीन के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथी है, ओके। एंड कतर की फॉरेन पॉलिसी भी हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इसराइल के साथ थोड़ा बहुत उनका रिलेशन जो है वो ठीक ठीक चल रहा था, बट ये सारी चीजें होने के बाद वापस से वो टॉपसी टर्वे ही होने वाला है, राइट। ऑल्सो ऑफर्ड अनवेवरिंग सपोर्ट टू पैलेस्टीन, स्पेशली हमास। हमास पैलेस्टीनियन को अनवेवरिंग सपोर्ट दिया है कतर ने, विच कंट्रोल्स गाजा। दोहा हैज प्रोवाइडेड गाजा विद फंडिंग ऑफ पावर नीड्स, जैसे पब्लिक सैलरीज हुई, न्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग, स्कूल्स, इन सब में कतर ने उनको फाइनेंस किया है, ओके। सो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि कतर का जियोपॉलिटिकली जो पोजीशन है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, फाइन। सो गाइज आज के लिए हमारे पास इतने ही आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके आंसर पक्का कमेंट कर लेना। एंड गाइज अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, बिकॉज वी हैव द बेस्ट काउंसलर। किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो, हर चीज के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन करो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे करंट अफेयर्स के। सो गाइज आज के लिए इतना ही।
सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अच्छी तरीके से आर्टिकल्स डेली पढ़ने के लिए। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।